नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम एक्टिविटी 6.3 को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के सभी वीडियोस देख लिए होंगे, थ्योरी वाले भी, एक्टिविटी वाले भी, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पहले की वीडियोस भी देखते आ रहे हो। ओके, तो बिना कोई समय गंवाए मैं शुरू करता हूँ एक्टिविटी 6.3। उसके पहले मैं आपको एश्योर दे कर दूं कि सबसे सटीक और सबसे इजी एक्सप्लेनेशन आपको यहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियोस को पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं तो कुछ कमेंट करिए अगर आपके विचार हैं तो, या फिर और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए। ओके, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 6.3। पहला क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक, नलिटी एंड रैंक ऑफ द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n। ठीक है, अगर एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है, यानी मान लेते हैं R3 है या Rn है, जो भी आप मान लो, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब अगर 3 है तो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इस तरह का आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। तो इसका नलिटी और रैंक क्या होगा भाई? नलिटी 0 होगी, इसमें तो सारे पाइवोट एंट्री है, और रैंक 3 होगा। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है तो पहले नलिटी पूछ रहा है फिर रैंक पूछ रहा है, तो नलिटी 0 होगी और रैंक 3 n होगा, रैंक n होगा। ठीक, दूसरे में सेम ऑप्शन है और कह रहा है कि नलिटी 1 और डायमेंशन गलत। तीसरे में कह रहा है कि नलिटी n एंड रैंक 0, ये भी गलत, पहला सही है। ठीक है, चौथे में कह रहा है कि नलिटी एंड रैंक ऑफ एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस v एंड w बोथ ऑफ डायमेंशन n, जो n डायमेंशन के हैं उनका आइसोमॉर्फिज्म है, तो उनका जो है नलिटी और रैंक क्या हो। तो हमें पता है कि आइसोमॉर्फिज्म है तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू रैंक ऑफ t होता है, जो t और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, तो इनका जो डायमेंशन है वही होता है रैंक t का। ठीक है, और आइसोमॉर्फिज्म है तो नलिटी तो जीरो होना ही होना है, तभी तो 1 to 1 होगा। तो नलिटी तो हो जाएगी बाबा जीरो, इसमें नलिटी 1 लिखा है तो सीधा सीधा गलत। सेकंड वाले में वही ऑप्शन है, कह रहा है कि नलिटी 0 है। ठीक है, एंड जो रैंक है वो उनके डायमेंशन के बराबर की, और डायमेंशन n है तो रैंक भी n होगी, क्योंकि रैंक ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w फॉर आइसोमॉर्फिज्म। सो ये ऑप्शन सही है। ओके, अगला ऑप्शन कह रहा है कि देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस हुज डायमेंशन आर नॉट द सेम। बहुत परफेक्ट सेंटेंस, सही है, परफेक्ट सेंटेंस है। मतलब कि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए दोनों का डायमेंशन सेम होना ही चाहिए। थ्योरी वाला वीडियो देखिए, नहीं पता है तो। ओके, तो कह रहा है नॉट सेम तो नहीं होगा, सही है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को जूम करते हैं क्या। ओके, कह रहा है कि R3 से R3 में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है और तीन चार क्वेश्चन इस पे हैं। ठीक है, which of the matters correspond to the linear transformation T respect to the standard order basis of R3 for both the domain and कोडोमेन में हमारा R3 का स्टैंडर्ड बेसिस है और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाना है। चलो फटाक से शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन को लिख लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, थोड़ा जगह की कमी हो सकती है इसलिए। तो 1 0 0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1 0 0 का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, x हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, अब जब इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के फॉर्म में आप लिखोगे तो आपको पता है स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या होता है, 3 साइज का, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो उसमें जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इनके जो कोफिशिएंट बनेंगे वो 1
देन यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस आप समझ लेना, 2 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस। यहाँ पर जो मैंने ब्लैंक छोड़ा यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट जो होगा स्टैंडर्ड ऑर्डर होगा 0 1 0। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा इसके हिसाब से, y पार्ट 1 है तो पहला हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा 3 एंड तीसरा हो जाएगा 3, 0 3 3। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म बेसिक फॉर्म में आप लिखोगे तो हो जाएगा 0 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस 3 इंटू सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस 3 इंटू सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, देन थर्ड वन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर z पार्ट है, g पार्ट है 1 में, तो पहला हो जाएगा -1, सेकेंड में 1, थर्ड में 3। तो इसको जब हम स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखेंगे तो कोफिशिएंट हमारा -1 दैट फर्स्ट पार्ट, लेंस 1 इंटू सेकेंड पार्ट प्लस 3 इंटू थर्ड पार्ट। अब स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस इनके तीनों होंगे, बीच में जो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया आप समझ सकते हैं। ठीक है, इनकी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, पहला होगा 1 2 0 1 2 0, सेकेंड हो गया 0 3 3 0 3 3, थर्ड हो गया -1 1 एंड 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ओके, 1 2 0 0 3 3 -1 1 3, ये ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट विल बी द कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी के लिए हमें इसमें RRF लगा के इसका रैंक और नलिटी निकालना होगा, तो करते हैं। तो इसको RRF लगाना है, ये 3 3 है, ये 2 3 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम्म, 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 चलो इसको माइनस कर देते हैं, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, R2 माइनस R3 हो गया। अब क्या कर दो कि R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 कर दो तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पे क्या था, 3 है, यहाँ पे 3 है ना, 3 था ना भाई, हाँ 0 3 3 था ना, 0 3 3 था। ओके, तो अब यहाँ पर हम कर देंगे R3 डिवाइडेड 3, तो R3 डिवाइडेड 3 करेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो हमें मिल गया 2 पिवोट एंट्री मिल गई और एक हमें मिल गया नलिटी। तो रैंक तो 1 हो गया। नल स्पेस अगर हमें बनाना है तो हमें क्या हो जाएगा, एक्स नल स्पेस के लिए क्या होता है, Ax इज इक्वल टू 0, तो हमें 0 से इक्वेट करना होगा, तो हम कर देंगे x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। ठीक है, ओके, एंड दूसरे लाइन में क्या हो जाएगा, थर्ड रो से हमें क्या मिलेगा, y माइनस जेड, नहीं नहीं सॉरी, y माइनस जेड नहीं, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मिल y इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू जेड है, तो z y हमारा 0 है एंड z हमारा तो z ही है, तो z 0 z, ये इसका नल स्पेस होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी यार, कहीं तो गलती कर दी। हाँ, तो हमने गलती कर दी यहाँ पर, यहाँ हमारा 1 आएगा, यहाँ हमारा 1 आएगा, हमने गलती की, 0 3 3 था, यहाँ आप RRF में करोगे तो यहाँ पर देखो हमने किया R3 डिवाइडेड 3 किया, तो यहाँ पर 3 3 था, तो यहाँ 3 का 1 हो जाएगा, देखो ये 3 3 था तो यहाँ 3 का 1 हो गया, तो यहाँ भी 1 होगा। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू जेड मिलेगा एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस जेड, तो हमें y की जहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड, तो हमारा नल स्पेस क्या हो जाएगा, z माइनस जेड एंड जेड। तो वही कह रहा है कि स्पेन एस वेर एस कर्नल ऑफ टी माइनस जेड जेड एंड जेड, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सिर्फ इसमें 1 बेसिस होगा, 1 देखिए नलिटी इसका 1 है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो नलिटी 1 है, तो उसके नल स्पेस में एक ही बेसिस होगा, तो इसमें एक ही बेसिस दिया, यहाँ पर दो बेसिस दिया, ऐसे भी आप देख सकते हो, ये सब गलत है ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी क्या है, नलिटी 1 है, 2 पिवोट एंट्री है, तो रैंक 2 हो गया। ठीक, तो रैंक 2 हो गया, क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन का चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा 1 1 ऑन 2,
देखो नलिटी 1 मिल गई तो 1 to 1 तो नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक। एंड ऑन टू के लिए क्या चाहिए, ऑन टू के लिए चाहिए रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, मतलब कोडोमेन, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन। तो वो है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन क्या है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन R3 टू R3 ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक हमारा 2 है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, कोडोमेन हमारा R3 है, तो रैंक ऑफ टी हो गया 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ना 1 1 है ना तो ऑन 2 है, ना इधर 1 1 ना ऑन 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि R4 से R4 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज V1 इज नॉट इक्वल टू V2 are two distinct solution of Tx is equal to 0. What is the maximum value for the rank of? अच्छा, चाहिए ए रैंक ऑफ ए, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेशन है R4 से R4 में ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, R4 से R4 में ट्रांसफॉर्मेशन है एंड दो वेक्टर का जो है जो कि इक्वल नहीं है, दो वेक्टर V1 इज नॉट इक्वल टू V2 वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जीरो वेक्टर में, आर टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ Tx इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि होमोजीनियस सिस्टम जो होता है उसमें दो तरह के सोल्यूशन, या तो यूनिक सोल्यूशन होता है या मेनी सोल्यूशन होता है। तो यूनिक सोल्यूशन में जो होता है वो हमारा मैट्रिक्स जो होता है वो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सोल्यूशन में होता है। और क्योंकि मेनी सोल्यूशन हो गया, एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो गए, V1 V2 दोनों मिलके 0 बना रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि देयर इज सम नलिटी इज देयर, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर, इसका मतलब ये हुआ। तो नलिटी कम से कम अगर हम रखें तो 1 रखेंगे नलिटी, और इनका जो साइज है, जो इनका मैट्रिक्स का जो साइज बनेगा, R4 से R4 में ट्रांसफॉर्मेशन है तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 4x4 के मैट्रिक्स में अगर हम एक नलिटी रख लें, कम से कम एक नलिटी रखें, तो रैंक की साइज मिनिमम मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो हमें वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट रैंक ए कैन टेक। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए जो है वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी रैंक की क्या हो सकती है, तो हमें नलिटी तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नल स्पेस है, यहाँ पे दो वेक्टर मिलकर के 0 बना रहे हैं, तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है। यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब केवल 0 0 0 मिलकर 0 0 0 बनाते, तब यूनिक सोल्यूशन होता है, तब वहां पर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो नो नो नलिटी आता, वहां कोई नल स्पेस नहीं आता। लेकिन यहाँ पर नल स्पेस आ रहा है क्योंकि दो वेक्टर मिलकर अलग अलग वेक्टर मिलकर 0 बनाए, तो नल स्पेस आएगा। तो कम से कम नल स्पेस भी रखें, नलिटी रखें 1, तो हमें रैंक मैक्सिमम 3 मिलेगी, क्योंकि टोटल साइज हमारा मैट्रिक्स का 4x4 का है, तो मैक्सिमम रैंक कैन बी टेकन बाय 3, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन, एनी इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन between any two vector spaces which have the same dimension must be an isomorphism। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, इंजेक्टिव का मतलब हो गया कि नलिटी इज इक्वल टू 0, ओके, एंड दोनों का डायमेंशन सेम है। सो डायमेंशन ऑफ नलिटी 0 होने से क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू रैंक ऑफ t एंड सेम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w, जो कि क्वेश्चन में दिया है, रैंक b मान लो, w मान लो, जो भी मान लो, u to v ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दोनों का डायमेंशन सेम है एंड इसका भी रैंक भी सेम है, नलिटी 0 है, देन हेंस इट इज प्रूव दैट इट इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए चाहिए डायमेंशन दोनों का इक्वल चाहिए, और वही रैंक भी हो गया, नलिटी भी बता दिया कि 0 है, क्योंकि आइसो यह इंजेक्टिव है ही, तो डायमेंशन सेम आइसोमॉर्फिज्म हो गया। Any surjective linear transformation between any two vector spaces which have the same dimension must be an isomorphism। वही लागू होता है यहाँ पे भी कि सेम डायमेंशन है, ओके, डायमेंशन u इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले डायमेंशन u इज इक्वल टू डायमेंशन v, और सर्जेक्टिव है तो इसका रैंक बराबर t भी हो गया, रैंक t के बराबर हो गया, क्योंकि जो है सर्जेक्टिव के लिए जरूरी है कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, ये यू है, ये भी ये को डोमेन के बराबर होना चाहिए, रैंक डायमेंशन के बराबर होना चाहिए टी का सर्जेक्टिव के लिए। अब चूंकि दोनों का डायमेंशन बराबर तो यू के बराबर भी हो गया, यही तो हमारा नलिटी फिर से 0 हो गया, नलिटी इज इक्वल टू 0 बिकॉज डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी हो गया।
तो रैंक नलिटी थ्योरम में जो है आपने देखा है, थ्योरी पार्ट में देखिए रैंक नलिटी थ्योरम, तो वहाँ से पता चल गया कि हमारा नलिटी भी 0 हो गया और ये भी बराबर है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म फिर से हो गया। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2 से R3 में सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है। तो सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब आपका कोडोमेन आपकी रेंज के बराबर हो जाए। कोडोमेन मतलब जहां मैपिंग हो रही है, जैसे R3 में मैपिंग हो रही है R2 से, तो कह रहा है कि सर्जेक्टिव नहीं होता है। सर्जेक्टिव का मतलब कि R3 के सारे एलिमेंट जो है कहीं ना कहीं R2 से मैप होने चाहिए। अब R2 में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है X एंड Y। और R3 में क्या है कि अगर फुल R3 की बात करें तो हमें इसमें X, Y और Z एलिमेंट भी मिलता है। अगर हम एक्स वाई से बनाए भी, डिराइव भी करें, आर3 के सब स्पेस को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस 2y समथिंग करके हम कोई एक्स एंड वाई से ही तीसरा पार्ट बनाएंगे, जी का वैल्यू निकालेंगे, जो कि R3 का सब स्पेस होगा। फुल स्पेस को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। R3 के फुल स्पेस के लिए एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट वेरिएबल चाहिए, जो कि R2 में नहीं है। तो यहाँ पर R3 के सारे वेरिएबल की मैपिंग, सारे वेक्टर्स की मैपिंग नहीं हो पाएगी। देयर सम वेक्टर शुड बी लेफ्ट, वुड बी लेफ्ट। तो ये सर्जेक्टिव नहीं हो सकता। सर्जेक्टिव होने के लिए हमारा जो है कोडोमेन की सारे की मैपिंग होनी चाहिए। अब तो छोटे से बड़े में हो सकता है, लेकिन बड़े से छोटे में मैपिंग सारी नहीं हो सकती। इसलिए सर्जेक्टिव नहीं पॉसिबल है, इंजेक्टिव पॉसिबल। तो कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R3। सही है, R3 की सारी मैपिंग नहीं हो पाएगी R2 से। ठीक है, फिर कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R3। R2 टू R3 ये छोटा है, R2 R3 बड़ा है, तो इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1, एक वेक्टर का एक वेक्टर से, तो R2 से R3 का इंजेक्टिव हो जाएगा, सर्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो कह रहा डज नॉट एग्जिस्ट यानी गलत। ठीक है, समझ गए? आगे चले, कमेंट करना नहीं समझ आया तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 8 कह रहा है कि टी है इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, R3 से R3 में है। ओके, सच दैट एक ट्रांसफॉर्मेशन टी का दिया हुआ है, ये हो रहा है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ टी? टी की पॉसिबल डेफिनेशन क्या हो सकती है भाई? टी की पॉसिबल डेफिनेशन हमने पता है कैसे निकालते हैं, हमने सीख रखा है, लेकिन सावधान हो जाइए, थोड़ा क्वेश्चन में घुमा दिया है, आप फटाक से करने लग जाओगे और हो जाएगा गलत आंसर। समझो, आप वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बताता हूँ। देखो, कह रहा है कि टी बी एन इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव का मतलब होता है नलिटी इज जीरो। नलिटी जीरो हो गई। नलिटी जीरो होने का मतलब क्या होता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा वो होगा, क्या साइज होगी? जब R3 से R3 में है तो मैट्रिक्स की साइज होगी 3x3 की। 3x3 की मतलब आपको 3 वेक्टर चाहिए लेफ्ट में और 3 वेक्टर चाहिए राइट में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन आपको दिया कितना है? एक वेक्टर का दिया ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस और दूसरे वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। ये दोनों बेसिस हो सकते हैं, लेकिन तीसरा कहाँ है? तीसरा कहाँ है? 3 चाहिए हमें। 3 होगा तभी आपका ये 3x3 का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा और फिर आप जो है कुछ कर पाएंगे कैलकुलेशन और आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर तीसरा वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं दिया, वेक्टर ही नहीं दिया, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं दिया है, तो हम इसमें एक्स वाई जेड के टर्म में फॉर्मूला जैसे हम करते हैं डिराइव वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक वेक्टर दिया ही नहीं है। इंजेक्टिव कह रहा है ना, इंजेक्टिव का मतलब कि हमें 3 वेक्टर चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर 2 ही दिया है वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसलिए आप उस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे जैसे हम करते आए हैं। तो अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। तो पहले तो हम ये काम चेक करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो दोनों बताया है फॉर्मूला, इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं। जैसे एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लो 1 0 0, ये 1 0 0, तो उसके अगर हम ये बनाएं वाई एक्स एंड एक्स प्लस वाई, तो वाई का मतलब 0, एक्स का मतलब 1 एंड एक्स प्लस वाई का मतलब 1, तो 0 1 1 बन रहा है। ठीक है, अब 0 1 0 लेके चेक कर लो, 0 1 1 0 1 0 है, तो 0 1 0 का क्या बनेगा? 0 1 0 का बनेगा 1 0 एंड 1, तो 1 0 1 बन रहा है। ठीक है, तो इसके चांसेस हैं होने के, तो इस तरीके से आप ये पहले इनके द्वारा चेक कर लो कौन कौन से चांसेस बन रहे हैं। तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन ये वाला में नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो 1 0 0 है, तो 1 0 0 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा,
और x 1 हो जाएगा एंड x प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये बन रहा है। दूसरा वाला देखो 0 1 एंड 0 0 1 0 क्या बनेगा y यानी कि 1 एंड x प्लस वाई यानी कि 1 एंड x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 1। तो ट्रिपल 1 बन रहा है जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, y x प्लस वाई एंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो 0 1 0 का जो बन रहा है ट्रांसफॉर्मर 1 1 1 बन रहा है, जबकि यहाँ हो रहा है 1 0 1, इसलिए ये वाला तो गलत हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपने चेक कर लिया तो एक गलत हो गया, पता चल गया 2 है। तो अब आपको देखना है कि 2 में क्या होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए 2 में क्या होगा। तो आपको चेक करना होगा कि इनके डायमेंशन क्या बन रहे हैं, क्योंकि हमें 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का दे दिया है फॉर्मूला, और हम इसके फॉर्मूले के बेस पर हम इसके बेसिस निकालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बेसिस। तो इसका बेसिस क्या होगा, हम इसमें 2 वेरिएबल हैं तो एक बार एक को 1 रखेंगे, एक को 0 रखेंगे, एक को 0 रखेंगे 1। तो हम x को 1 रखते हैं, y को 0, तो हमें बन जाएगा 0 1 1 एक बेसिस। दूसरा बनेगा जब y को 1 रखेंगे तो 1 एंड 0 एंड 1। तो ये 2 बेसिस इसमें आ रहे हैं पहले वाले में, जबकि हमें चाहिए 3, क्योंकि हमें 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। इसमें 2 ही पिवोट एंट्री मिलेंगे, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखोगे तो इसलिए ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। इसमें 2 ही बेसिस बनना है, इसका डायमेंशन साइज 2 ही हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसमें हम बनाते हैं, इसमें है x एंड x है, y है और z है, तीनों एलिमेंट। तो इसमें हम एक एक करके एक एक को 1 रखेंगे, तो इसके बेसिस हमें 3 मिलेंगे। तो y प्लस जेड, पहले हम x को रखते हैं तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा। दूसरा होगा y को 1 रखते हैं तो 1 होगा, 0 होगा एंड 1 होगा। और तीसरा क्या होगा, z को 1 रखते हैं तो 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। ठीक है, तो ये 3 हमें मिल गए बेसिस। अब इन तीनों को हम कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में और इसका निकालते हैं RREF करके कि इसका रैंक और नलिटी क्या हो रहा है, डायमेंशन क्या हो रहा है। तो ये हो गया 0 1 1, मैट्रिक्स फॉर्म में रख दो इसको, 1 0 1 एंड 1 2 3 1 2 3। अब इस पे RREF लगाओ, RREF लगाओ तो पता चलेगा इसके रैंक साइज क्या है, क्योंकि ये है नलिटी 0 होनी चाहिए ना, इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लगाओ इस पे RREF। तो ऐसा करते हैं हम, ये कर देते हैं R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 कर दो, 1 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देख लो आपको ये 2 मिल गया सेम। तो अब कर दो आप R3 माइनस R2 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको 2 पिवोट मिल रहा है, एक 0 मिल गया, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया, एक नलिटी मिल गई, नलिटी मिल गई आपको 1। तो इसलिए ये भी हो जाता है सिरे से खारिज। तो यहाँ पर 3 हमने खारिज कर दिया, अब लास्ट यही बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं, डोंट वरी। तो इसका बनाओ, x को सेम है ऊपर वाला और ये वाला सेम है, y प्लस जेड एक्स प्लस 2z एंड x प्लस वाई प्लस 4z है। तो यहाँ पर z की वैल्यू को यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेम 0 1 1, ये हो जाएगा 1 0 1 और ये हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा 3 के जगह। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, एंड ये हो जाएगा 0, यहीं पर कर लेते हैं, 0 1 1 हो जाएगा एंड 1 0 1 हो जाएगा एंड 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 4 हो जाएगा। तो अब इसका कर लेते हैं RREF। तो R3 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस अगर R1 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ओके। फिर R3 माइनस R2 कर देते हैं, R3 माइनस R2 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 0 एंड 3 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके, अब इस 1 को हम कर देते हैं डबल करके, माइनस कर देते हैं, एक हम कर देते हैं R1 माइनस R3 एंड R2 माइनस 2R3। तो R1 में से R3 घटाएंगे तो ये 1 यहाँ को 0 कर देगा, और R2 में से 2 करके घटाएंगे डबल करके तो इसको 0 कर देगा। तो अब आप देख रहे हैं आपको 3 पिवोट एंट्री मिल गई। अब ये 3 पिवोट एंट्री आप ऊपर नीचे इसको लगा करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर नलिटी हो जाती है 0 और हमें इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नलिटी 0 चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 8, अगले क्वेश्चन पे चलें। 9th क्वेश्चन, ओहो लेंदी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आओ करते हैं तुरंत। कह रहा है कि एम 2x2 का मैट्रिक्स है और 2x2 में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए जो है डिफाइंड है पी इंटू ए। पी हमारा मैट्रिक्स ये है और ए होगा जिसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो बीटा जो है ये ऑर्डर्ड बेसिस है 2x2 के, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स में बनानी है। बीटा हमारा डोमेन एंड कोडोमेन दोनों है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। तो हमारा बीटा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक एक लेते हैं, 1 0 0 0, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? तो फॉर्मूले के अनुसार ये हो जाएगा पी ए, यानी कि पी हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी है, और ए हो जाएगा हमारा 1 0 0 0। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होके बनेगा? ये ए इंटू बी हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और सी इंटू डी का होगा तो सी और 0, ये हमें बनेगा ए 0 सी 0। अब हम ए 0 सी 0 को इस ऑर्डर्ड बेसिस ये जो आप देख रहे हैं इसके फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे लिखेंगे? पहला हमारा 1 यहाँ पे है तो इसमें होगा ए से मल्टीप्लाई, ए इंटू 1 0 0 0। ओके, दूसरा एलिमेंट जो है 1 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे में 0 है तो प्लस 0, एंड हमारा दूसरा हो जाएगा 0 1 0 0। तीसरा 1 हमें यहाँ पे है यानी ऑर्डर्ड बेसिस है तो सी हमें चाहिए, तो हमें चाहिए सी इंटू 0 0 1 0, और चौथा हमें डी के यहाँ पे 0 चाहिए तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0 0 1। ठीक है, ए पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नेक्स्ट में आप समझ जाना। तो ये हो गया। फिर दूसरा बेसिस बेसिस करते हैं, 0 1 0 0 को हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी मल्टीप्लाई 0 1 0 0। तो इसका क्या बनेगा? ए बी है, 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ए बी है तो यहाँ पर ए आएगा, सी डी यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सी, ए और सी ऐसे आ जाएगा। तो इसको जब हम ऑर्डर्ड बेसिस में लिखेंगे, फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो हमें मिलेगा पहले 0, यहाँ पर आप समझ लेना मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर मिलेगा ए, फिर ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, ऑर्डर्ड बेसिस है वहाँ पे, फिर 0 आप समझ जाना, प्लस सी, ये मिलेगा 0 ए 0 सी। इसका जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसको कॉलम वाइज लिखेंगे। थर्ड को भी हम लिख लेते हैं, टी इंटू थर्ड वाला हमारा बेसिस होगा 0 0 1 0। ओके, और 1 0, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, पी इंटू ए, और ए है हमारा 0 0 1 0। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी से करेंगे तो ये बन जाएगा बी, फिर ए बी से करेंगे 0, सी डी से करेंगे तो डी, और फिर 0, ये बनेगा। तो इसको जब ऑर्डर्ड बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे तो बी इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू प्लस डी इंटू प्लस 0 इंटू। ठीक है, एंड लास्ट इज फोर्थ वन हम कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 0 1, ये हो जाएगा ए बी सी डी, और सेम 0 0 0 1, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, और यहाँ पे सी डी का हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा डी। तो इसको जब हम ऑर्डर्ड बेसिस के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? 0 इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग प्लस डी इंटू समथिंग। तो मैंने चारों को कर लिया, अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो पहले लाइन में क्या है? ए 0 सी 0, ए 0 सी 0। ठीक, ओहो, ए 0 सी 0। ठीक है, सेकेंड रो में क्या है? कलर चेंज कर, ये सेकेंड रो में क्या है? 0 ए 0 सी, 0 ए 0 सी। ठीक है, थर्ड कॉलम में क्या है? बी 0 डी 0, बी 0 डी 0, एंड फोर्थ में क्या मिला हमें? 0 बी 0 डी, 0 बी 0 डी। तो यहाँ पर आपने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे तो सेम ये मैट्रिक्स मुझे मिलेगी, एंड बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से रिपीट करके देखना, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। पहला कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 to R2 such that image of t is equal to kernel of t। अच्छा जी,
तो R2 से R2 में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की साइज क्या होगी? 2x2 होगी। आपको साइज पता है, अगर ये है M और ये है N, तो N क्रॉस M हो जाता है, ठीक है? तो ये हो जाता है 2x2 होगी इसकी साइज। तो इसमें इमेज और रैंक नलिटी बराबर हो सकती है, मतलब रैंक और नलिटी बराबर हो सकती है। इमेज इज इक्वल टू रैंक, कर्नल इज इक्वल टू नलिटी। तो 2x2 में हो सकता है कि हमारा रैंक इज इक्वल टू 1 एंड हमारा नलिटी इज इक्वल टू 1 हो जाए, 1 1 हो जाए। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि रैंक और नलिटी बराबर हो जाए। नेक्स्ट करा है 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो साइज होगा वो 3x3 का होगा। तो इसमें इमेज और रैंक कैसे बराबर होगा? डेढ़ डेढ़ है तो रैंक और नलिटी होगा नहीं, या तो 2 रैंक 1 नलिटी या 1 रैंक 2 नलिटी होगा। तो यहाँ पर इमेज और रैंक कर्नल बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि 3 है, तो 1.5 1.5 तो नहीं हो सकता ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि वी टू वी एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, V1 V2 V में बिलोंग करते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। V1 और V2 जो है इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी वी वन और टी वी टू आर आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। कह रहा है कि सेम वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन पी टू वी, जैसे मतलब R2 से R2 में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो कह रहा है कि अगर हमारे दो इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं V1 और V2, तो क्या उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिपेंडेंट होगा? नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है। जैसे जैसे मैं बताता हूं, हमारा एक वेक्टर है 1,2, दूसरा वेक्टर है 3,7, जो कि इंडिपेंडेंट है। आप करके देख लेना, दो वेक्टर तभी डिपेंडेंट है जब स्केलर हो, एक दूसरे के स्केलर नहीं, तो इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड किया है एक्स कामा वाई का, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स कामा जीरो। सॉरी, तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, ठीक है? एक्स कामा जीरो है। क्या ठीक है, जो था हमारा वही करते हैं, 3,0 3,7, ठीक है, यही रखते हैं। तो 1,2 का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,0, और इसका क्या होगा? ये होगा हमारा 3,0। तो 1,0 3,0 क्या इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका स्केलर है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये मिल जाएगा। तो ये हमारा डिपेंडेंट हो गया। ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, लेकिन तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किए हैं वो कैसा है। तो इसलिए ऑप्शन सही नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है? अगले ऑप्शन में करा है कि ट्रांसफॉर्मेशन वी टू वी है, अगर उनके जो ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर है टी वी वन एंड टी वी टू वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब वो वी वन वी टू हो सकता है इंडिपेंडेंट, हाँ तब होगा। अगर उनके ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर इंडिपेंडेंट है तब तो वो इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि सेम साइज में सेम वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो कोई डाउट ही नहीं। तब वो होगा। अगर ट्रांसफॉर्म वेक्टर जो है इंडिपेंडेंट है तो ओरिजिनल वेक्टर भी इंडिपेंडेंट, लेकिन ओरिजिनल है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पे डिफाइन करेगा कि ट्रांसफॉर्म वाले होंगे। तो ये ऑप्शन सही। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी भी खत्म होती है दोस्तों, और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा, आप यहाँ तक बने रहें और देखें, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। थैंक यू।